ये जो है हम पहले हम कर चुके हैं चैप्टर, सो दैट इज अ रिवीजन चैप्टर। सबसे पहले तो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन। अब आपने देखा होगा कि कुछ एरियाज ऐसे हैं दैट आर मोस्टली पॉपुलेटेड, बहुत ज्यादा उसमें हमें पॉपुलेशन देखने को मिलती है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर हमें बहुत ही स्पार्स पॉपुलेशन मिलती है ना। कुछ पॉपुलेशन जो है विलेजेस में रहती है, तो कुछ पॉपुलेशन टाउन्स में रहती है, सिटीज जिसको आप कहते हो, है ना। कुछ पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर करती है, और कुछ लोग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं या सर्विसेज में एंगेज होते हैं। तो हमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है थ्रू आउट द वर्ल्ड रिगार्डिंग पॉपुलेशन। अब ऐसा क्यों होता है कि लोग जो है वो कुछ पर्टिकुलर एरियाज में रहना पसंद करते हैं, और कुछ एरियाज जो हैं दे दैट आर डिप्राइव्ड फ्रॉम द पॉपुलेशन। जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां पर हमें कई बार पॉपुलेशन डेंसिटी भी जो है वो इंक्रीज मिलती है। तो देयर इज अ वेरिएशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। व्हाई दिस वेरिएशन ऑकर्स, तो यहाँ पर हम जो है सबसे पहले यही देखेंगे कि जो हमें पूरे वर्ल्ड में वेरिएशन मिलता है पॉपुलेशन में, वो क्यों है, क्या रीजंस हैं उनके पीछे। अब जैसे कि हम देखें अगर, तो वर्ल्ड की मोस्टली जितनी 90% पॉपुलेशन है, 90% पॉपुलेशन वर्ल्ड की 10% लैंड एरिया पर रहती है। इनमें से भी जितनी वर्ल्ड में टोटल कंट्रीज है उनकी 10 जो कंट्रीज है दैट आर मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज, जहां पर वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन रहती है। अब इन 10 कंट्रीज में से भी 6 जो हैं, 6 कंट्रीज दैट आर लोकेटेड इन एशिया कॉन्टिनेंट। So there is a very uneven distribution of population throughout the world. 90% पॉपुलेशन जो है वो 10% लैंड एरिया पे रहती है। 10 कंट्रीज ऐसी हैं जो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हैं। उन 10 में से भी 6 कंट्रीज जो है वो एशिया में लाई करती हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिखा रहा है ये डाटा, दैट इज शोइंग द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। क्लियर। नाउ कम टू द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन, क्योंकि सभी एरिया, सभी कंट्रीज जो एक जैसा एरिया ऑक्यूपाई नहीं करती, एरिया वाइज जो है कंट्री डिफर है। अब हमें कैसे पता लगेगा, अब कई बार क्या होगा कि जहाँ पर लार्ज एरिया है, अगर वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा भी है तो भी वो क्या नजर आएगी, हमें कम नजर आएगी। छोटा एरिया है तो पॉपुलेशन वहां पर कम भी है तो वो हमें ज्यादा नजर आएगी। तो हम किस तरीके से देखेंगे कि कौन सी कंट्री कितनी पॉपुलेटेड है, कैसे कंपैरिजन करेंगे हम कंट्रीज का। तो कंट्रीज का कंपैरिजन करने के लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। किससे इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, it is the number of people living per square kilometer area। एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं उसे हम क्या कहेंगे, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है। तो इसका निकालने का जो फॉर्मूला है दैट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू पॉपुलेशन अपॉन एरिया। जहां पर जितनी टोटल पॉपुलेशन है उसको उसके एरिया से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकल आएगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल आपको दिया गया है कि मान लेते हैं कोई भी रीजन है XYZ, जिसका एरिया जो है वो है 100 स्क्वायर किलोमीटर, और इस 100 स्क्वायर किलोमीटर में टोटल पॉपुलेशन है 1,50,000 पर्सन। तो डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे, 1,50,000 अपॉन 100, तो इस एरिया की डेंसिटी आ जाएगी 1,500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कि वर्ल्ड के कौन से एरियाज जो हैं वो मोस्ट पॉपुलेटेड है और कौन से एरियाज जो है वो लीस्ट पॉपुलेटेड है। Now the question is why there is uneven distribution of population throughout the world।
there are some factors which affect the distribution of population. We can categorize it as a geographical factors, political factors, economic factors और cultural factors. क्लियर? अब इसमें आपको क्वेश्चन जो आते हैं उसमें आप कंफ्यूज हो जो है, अगर आपको पर्टिकुलर फैक्टर पूछ लिया जाए, पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन पूछा जाए कि ज्योग्राफिकल बताना, ज्योग्राफिकल यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, तो आप उसमें सिर्फ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ही लिखोगे। ज्योग्राफिकल फैक्टर कौन से होते हैं? जो नेचुरल फैक्टर है ना, कि कहाँ पर वाटर है, कैसा है, लैंड फॉर्म का स्टेटस क्या है, क्लाइमेट का स्टेटस क्या है, सोइल कैसी है, ऑल दीज आर ज्योग्राफिकल फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू द नेचर। क्लियर? सेकंड जो है हमारे आते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक विच आर रिलेटेड टू आवर जो हमारे या अर्निंग से रिलेटेड। थर्ड इसमें आते हैं हमारे सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स क्या क्या हमारे ओपिनियन है, हमारे कल्चरल फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण हम कुछ एरियाज को प्रिविलेजेस देते हैं। अगर पर्टिकुलर आपसे कोई फैक्टर्स पूछ लिए जाते हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर्स बताओ या सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स बताओ, अपने पर्टिकुलर फैक्टर एक क्वेश्चन आ जाता है कि राइट एनी 4 or 5 factors influencing the distribution population, can write and 4 factors among the geographic and social and cultural factors. Clear? First factors, so first इसमें हमारा आता है available because water is very necessary for survival of the क्योंकि पानी की ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की बात कर रहे थे तो पानी के फर्स्ट आता है ना अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, because water is the most important factor of life. It is very essential for the survival of human beings. अब we prefer to live areas where water is easily available because we need the water for our domestic need, for our like bathing, cooking, washing, and for in cropping, in the industries, or the navigation, we also need the water. So, what is the basic necessity of our life? So, we areas which the areas which have the where you are the area of the civilization, one is Nile civilization. Landforms. Landforms लैंड है वो किस तरीके की है। लैंडफॉर्म में डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हम सरफेस पर देखते हैं, माउंटेन मिलते हैं, प्लेटोस मिलते हैं, डेजर्टेड लैंड, रेस्टेड लैंड एरियाज है। अब किस लैंडफॉर्म है दैट आल्सो इफेक्ट द पॉपुलेशन। प्लेन एरियाज होगा तो वहां पर क्रॉपिंग करना इजी है, फूड्स जो है सॉरी जो रोड्स बिल्ड करना, इंडस्ट्रीज लगाना, दैट आर मोस्ट easiest in the plain areas, while the mountainous areas or hill areas hinder the development of transport network or agricultural prosperity. So
In the mountainous areas or hill areas, we have the less population, but in the plain areas, they are most densely populated. जैसे ये इंडिया का गंगा प्लेन एरिया है, वहां पर एग्रीकल्चर बहुत किया जा सकता है। प्लेन एरिया है तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी बहुत ही डेवलप है। तो ये एरियाज क्या है, दीज आर मोस्टली पॉपुलेटेड ड्यू टू द प्लेन एरिया। क्लियर। नाउ द थर्ड फैक्टर इज क्लाइमेट। अब क्लाइमेट क्या है कि हमारी ह्यूमन बॉडी की एक कैपेसिटी है कि कितना टेम्परेचर हम बियर कर सकते हैं। ना तो हम बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर में रह सकते हैं और ना ही बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर को हम टॉलरेट कर सकते हैं। तो जो प्लेसेस या तो बहुत ज्यादा ठंडे हैं या फिर बहुत गर्म है, जिसको हम हॉट और कोल्ड डेजर्ट कहते हैं, दैट आर वेरी अनफेवरेबल फॉर द ह्यूमन हैबिटेशन। और ऐसे एरियाज जहां पर क्लाइमेट ना तो बहुत ज्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज्यादा ठंडी है, वहां पर पॉपुलेशन क्या होगी, वहां पर पॉपुलेशन prefer to live in those areas where the climate is not too cold, neither too hot nor too cold. इसी तरीके से कि जो एरियाज जहां पर हैवी रेनफॉल होता रहता है या हार्श क्लाइमेट हमें मिलती है, वहां पर पॉपुलेशन क्या होगी, कम होगी। लास्ट फैक्टर सोयल। फर्टाइल सोयल जो है इट इज वेरी एसेंशियल फॉर द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज द बेस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड आइटम्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स। जहां पर हमें फर्टाइल सॉइल मिलेगी, वहां पर पॉपुलेशन क्या होगी, ज्यादा रहेगी ड्यू टू द एग्रीकल्चर purposes. And the region which have the less fertile soil, they will be of sparse population area. Now come to the economic factors. Economic factors में सबसे पहले हम बात करते हैं मिनरल्स की। ऐसे एरिया जहां पर मिनरल्स डिपॉजिट हमें मिलते हैं, जैसे कि इंडिया का पेनिनसुलर प्लेटू रीजन है, छोटा नागपुर प्लेटू है, ठीक है, डेक्कन प्लेटू है, वहां पर दे आर रिच इन मिनरल रिसोर्सेज एंड मिनरल्स आर द बेस्ड ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेरिटी जो है वो डिपेंड करती है मिनरल्स की अवेलेबिलिटी पर। अब जहां पर मिनरल्स अवेलेबल होंगे तो इसका मतलब वहां पर इंडस्ट्रीज होगी, माइनिंग प्रोसेस होगा, जिसके लिए स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, इन दोनों की जरूरत होगी। और दूसरे एरिया से लोग जो हैं वो इन एरियाज में आकर रहना शुरू करेंगे, क्योंकि उन्हें वहां क्या मिलेगा, जॉब अपॉर्चुनिटी। यही चीज जो है हमें अफ्रीका के कातंगा जाम्बिया जो बेल्ट है, वहां पर दैट इज डेंसली पॉपुलेटेड ड्यू टू द माइनिंग और इंडस्ट्री मिनरल अवेलेबिलिटी। अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन अर्बनाइजेशन की जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, धीरे धीरे वो एरिया किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अर्बन एरिया में। तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो कंट्री साइड है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द सिटीज। सिटीज हैव द बेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, and all these availabilities, all these resources will the people will migrate from the rural and the urban areas. That's why the cities now converted into the mega cities, metropolitan cities, which are attracting the population from the other areas. धीरे धीरे जो ये मेगा सिटीज का नंबर है वो इंक्रीज होता जा रहा है ड्यू टू द माइग्रेंट्स। थर्ड हमारा इसमें फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर, इंडस्ट्रियलाइजेशन बेल्ट सेम है। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन बेल्ट है, इंडस्ट्रियल बेल्ट्स हैं, वो क्या हो गए, जॉब अपॉर्चुनिटीज देंगे। अब उनके लिए स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर का काम करने के लिए, मैनेजर की पोस्ट के लिए और डिफरेंट पोस्ट के लिए जो है लोग उस एरियाज में माइग्रेट होंगे। सो इंडस्ट्रीज प्रोवाइड्स job opportunities and attract large number of people. तो लोगों को ही अट्रैक्ट नहीं करेगी,
जहाँ इंडस्ट्रीज लगेंगी उसके साथ साथ वहां पर क्या होगा कि उसको ऑपरेट करने के लिए और उन जो वर्कर्स वहां पर काम कर रहे हैं उनको आइटम्स प्रोवाइड करने के लिए शॉप कीपिंग होगी। फिर बैंक्स भी खुलेंगे, LIC जो है इंश्योरेंस हम जिसको कहते हैं, इंश्योरेंस फैसिलिटीज भी प्रोवाइड होंगी। फिर उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स, स्कूल्स, डॉक्टर्स, हेल्थ फैसिलिटीज के लिए ये सारी फैसिलिटीज जो है वो वहां पर जनरेट होना शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे वो एरिया जो है वो वेल डेवलप्ड एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा ही एरिया जो है जापान में कोबे, ओसाका, जिसका कि ह्यूज पॉपुलेशन का मेन रीजन क्या है, वहां की इंडस्ट्रीज। थर्ड आते हैं हमारे मेन फैक्टर, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स मीन्स कि एक ऐसा एरिया जहां पर पॉलिटिकल टर्मोइल चलता रहता है, जहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, द पीपल विल नॉट प्रेफर टू लिव इन दैट एरियाज। एंड where the political stability is there, the people will prefer living in those cultural point of view। जैसे हरिद्वार, वाराणसी हमारे यहाँ के हैं, जो भी पिलग्रिमेज के जो रीजन है, that are mostly densely populated due to the religion point of view. So these are the basic factors which affect the distribution of population throughout the world. Now the third one is the most important term, that is population growth. अब population growth क्या है? सबसे पहले population, there is a change population between the two time periods. So this change is known as population growth. आज 2018-19 में कितनी पॉपुलेशन थी, 2020-21 में कितनी पॉपुलेशन है? So there is a change between the in the population between these two periods. So this change is known as a population growth. So we can say that the population growth refers to the change in number of inhabitants of a territory during a specific period of time. एक पीरियड ऑफ टाइम में इसी टेरिटरी में रहने वाले लोगों की पॉपुलेशन में जो चेंज आता है उसे हम पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। अब ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो हमारे क्या है, इसको हम देख सकते हैं, ये भी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है दैट इज an important indicator of economic development, social upliftment and historical and cultural background of the region. अब इससे रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट हम देखेंगे। सबसे पहले हमने बात की ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम इज नोन एज अ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ऑलरेडी डिस्कस। सेकेंड चीज है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, अब जैसे कि हमने कहा कि पॉपुलेशन एक तो हो गया एब्सोल्यूट पॉपुलेशन, दूसरा हमने निकाला उसका डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। जब हमें कंपेयर करना है तो हम डेंसिटी देखेंगे। इसी तरीके से जब हमें कंपेयर करना है कि किसी रीजन में ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कितना है, दूसरे में कितना है, क्योंकि यहाँ पर हम नंबर से कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो हम उसके लिए क्या निकालेंगे, ग्रोथ रेट। तो दिस इज अ चेंज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्रेस इन परसेंटेज, कि किस एरिया में कितना परसेंटेज चेंज आया है, उसे हम क्या कहेंगे, ग्रोथ रेट। थर्ड इज नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मीन्स दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द birth rate and the death rate. So population increased by the difference between birth rate and death rate is known as a natural growth of population. किसी पर्टिकुलर रीजन में किसी पर्टिकुलर टाइम में बर्थ कितने हुए और डेथ कितने हुए, इसके डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, नेचुरल ग्रोथ। नेचुरल ग्रोथ को हम निकालने के लिए कैसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ बर्थ माइनस number of death. Actual growth of population is different from the natural growth because
एक्चुअल ग्रोथ का मतलब क्या है कि एक तो हमारी ग्रोथ होती है जब बर्थ होते हैं और डेथ होती है, उसका हम डिफरेंस निकाल लेंगे, है ना? कि सपोज आज एक साल में 100 बच्चों ने बर्थ लिया और 50 बच्चों ने जो है उनकी डेथ हो गई, 50% की डेथ हो गई, तो इसका मतलब 50 जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रोथ आ जाएगी पॉपुलेशन की। 50 इंक्रीज हुआ ना, 100 ने बर्थ लिया लेकिन 50 चले भी तो गए, तो इट मीन्स 50 जो है वो एक ग्रोथ हो गया, नेचुरल ग्रोथ हो गया। लेकिन किसी भी रीजन में नेचुरल ग्रोथ के साथ साथ दूसरे एरिया से यानी माइग्रेंट्स भी जो हैं वो आते हैं, और या कुछ एरिया से माइग्रेंट जो है लोग चले भी जाते हैं, तो इससे क्या होगा कि वहां की पॉपुलेशन में हमें चेंजेस नजर आएंगे। तो कहीं पर भी अगर हमें एक्चुअल ग्रोथ देखना है तो उसे हम कैसे निकालेंगे, बर्थ माइनस डेथ इन माइ प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। किस एरिया में कितने बर्थ हुए, उसमें से हम उनकी डेथ को माइनस कर देंगे, कितनी डेथ हुई, फिर उसमें हम प्लस करेंगे कि कितने लोग बाहर से इस एरिया में आए, लेकिन जो चले गए उसे हम उसमें से माइनस कर देंगे, तो एक्चुअल ग्रोथ निकल आएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। Now, the population growth can be positive or negative. Positive growth of population means where the birth rate is more than the death rate. Birth rate जो है वो हमारी death rate से ज़्यादा होती है, तो it means there will be increase in population. So that will be considered as a positive growth of population. Negative growth of population means where the death rate is मोर देन द बर्थ रेट। तो पॉजिटिव ग्रोथ से क्या होगा कि पॉपुलेशन में इंक्रीज आएगा, नेगेटिव से क्या होगा कि जहां डेथ रेट ज्यादा होगी बर्थ कम हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर हमारा पॉपुलेशन में डिक्रीज आएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ में डिक्रीज होगा, डिक्लाइन देखने को मिलेगा हमें। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज जो है वो किन किन कारणों से आती है। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। फर्स्ट इज क्रूड बर्थ रेट, फर्स्ट इज CPR क्रूड बर्थ रेट, सेकंड है क्रूड डेथ रेट यानी जिसको हम डेथ रेट भी कह सकते हैं, क्रूड डेथ रेट, एंड थर्ड इज माइग्रेशन। दीज आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। क्रूड बर्थ रेट क्या है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CBR, it is the number of live births in a year per thousand of population, number of live births in a year per thousand population, और इसको हम निकालते हैं, फॉर्मूला है इसका CBR is equal to B upon P into 1000. B is denoting the birth, P is total population. किसी एरिया में एक साल में पर 1000 पर्सन पर कितने लाइव बर्थ होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, बर्थ रेट। क्योंकि जैसे बर्थ रेट इंक्रीज होगा तो इट मींस इट विल इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया। क्लियर। सेकंड, डेथ रेट। डेथ रेट को हम कैसे मेजर करते हैं, क्रूड डेथ रेट से। क्रूड डेथ रेट मींस इट इज द नंबर ऑफ डेथ इन अ ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। एक साल में 1000 लोगों के पीछे कितनी डेथ हो रही है, दैट इज नोन एज द डेथ क्रूड डेथ रेट। और इसको हम निकालेंगे CDR is equal to D upon P into 1000, where D is death rate, P is population। अब कहीं पर अगर डेथ ज्यादा हो रही है तो इट मींस it will decrease the population of that area. It will also express the undevelopment status of that area also. जहां पर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, जो एरिया डेवलप नहीं है, वहां पर डेथ रेट हमें इंक्रीज होगी। तो ये क्या इंडिकेट करेगा, इट विल इंडिकेट द लेस डेवलपमेंट ऑफ दैट एरिया। थर्ड कंपोनेंट इज द माइग्रेशन। माइग्रेशन मीन्स कि व्हेन द पीपल
move from one place to another place. अब इसे जब एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं लोग, तो उसे हम क्या कहेंगे? माइग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेस ऑफ ओरिजिन। और जिस जगह पर वो पहुंच रहे हैं, तो उस उस प्लेस को हम क्या कहेंगे? प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। It means from the place from where the people are moving, that is called place of origin, and the place where the people are reaching, that is known as the place of destination. तो माइग्रेशन से भी क्या होगा? पॉपुलेशन में इफेक्ट आएगा। जब इन माइग्रेशन मीन्स कि आ रहे हैं लोग, तो किसी एरिया में लोग बाहर से आकर रहना शुरू होंगे, दैट विल increase the population of that area. When the people were migrating towards some another area, it will decrease the population of the same area. Migration can be permanent और टेम्परेरी और सीजनल। अब जैसे कि रूरल एरियाज में हमें सीजनल माइग्रेशन देखने को मिलता है। जब सोइंग हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, तो लोग अपने एरिया में रहते हैं, अपने विलेजेस में रहते हैं। जैसे ही ऑफ सीजन हुआ, वो सिटीज में जाकर काम करना शुरू कर देते हैं। दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ टेम्परेरी माइग्रेशन। Permanent migration, when we leave our hometown or home village permanently and settle down in another area, that will be called परमानेंट माइग्रेशन। अब माइग्रेशन जो है वो उसकी हमें 4 स्ट्रीम्स देखने को मिलती हैं। सबसे पहले रूरल टू रूरल, रूरल यानी विलेज से विलेज में हमें माइग्रेशन देखने को मिलता है। रूरल टू अर्बन एरियाज, अर्बन टू अर्बन और अर्बन टू रूरल एरियाज, यानी लोग या तो एक गांव से दूसरे गांव में जो है माइग्रेट होते हैं। कुछ लोग जो हैं वो एक शहर से दूसरे शहर में माइग्रेट होते हैं। कुछ लोग अर्बन से रूरल एरियाज में माइग्रेट होते हैं, and some people migrate from rural to urban areas. The reasons may be differ. Next term जो है माइग्रेशन की, that is immigrant and emigrant. Immigrant and emigrant means कुछ लोग जो है विद इन कंट्री, ये तो जो हमने 4 स्ट्रीम पढ़ी, रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन, अर्बन टू रूरल एरिया, these are the migration stream within a country. एक कंट्री में लोग किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं। बट सम पर्सन्स माइग्रेट टुवर्ड्स अदर कंट्रीज। जब दूसरी कंट्रीज से माइग्रेंट्स आते भी हैं और माइग्रेंट्स जाते भी हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? इमिग्रेंट और एमिग्रेंट। व्हेन migrants who move into a new place are called immigrants. जब फॉरनर्स हमारी कंट्री में आ रहे हैं मीन्स, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? इमिग्रेशन। एमिग्रेशन मीन्स व्हेन माइग्रेंट्स मूव आउट फ्रॉम अ प्लेस, दैट आर कॉल्ड एमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट्स का मतलब हमारे कंट्री में यानी किसी कंट्री में दूसरी कंट्री से लोगों का आना। एमिग्रेंट्स मीन्स हमारी कंट्री से या किसी कंट्री से लोगों का जाना। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई द पीपल माइग्रेट। पीपल जो है वो माइग्रेट क्यों होते हैं? यहाँ पर 2 फैक्टर काम करते हैं। फर्स्ट है पुश फैक्टर और दूसरा है पुल फैक्टर। पुश फैक्टर मीन्स कुछ ऐसे रीजन जो लोगों को फोर्स करते हैं कि वो अपना प्लेस छोड़कर बाहर जाएं। अब ये चीजें या ये रीजंस कौन से हो सकते हैं? ये हो सकता है कि अगर हमें दूसरी जगह पर जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिल रही हैं, या वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हैं, वहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अच्छे हो सकते हैं, वहां पर हाउसिंग और सैनिटेशन फैसिलिटीज हो सकती है, वहां का जो क्लाइमेट है वो क्या हो सकता है? प्लीजेंट हो सकता है। ऑल दीज फैक्टर्स विल अट्रैक्ट द पीपल टुवर्ड्स हिम, टुवर्ड्स हिज एरिया। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब फैक्टर्स अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड पुल फैक्टर्स। वेयर the region where these factors are in lacking, जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट
है जहाँ पर सैनिटेशन और हाउसिंग फैसिलिटीज नहीं है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिलती, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो ऐसे एरियाज जो हैं वहां पर लोगों को उस एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सो these फैक्टर्स विल बी कॉल्ड पुश फैक्टर्स. So push factors make the place of origin seem less attractive, and push factor makes the place of destination seem more attractive. So that is called push and pull factors, which affect the migration rate. Till now, if you have any doubt, you can ask. Next topic we will discuss in our next lecture. Down है वो में आना ही, that is very important chapter. Is there any doubt? You can ask now. खुशी, निकिता? यस नो मैम. अब क्लियर हो गया? कोई डाउट है इसमें? नो मैम. हो गया मैम. तो कल मैं यही 2 चैप्टर्स आपसे सुनूंगी, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर. ओके मैम. ओके मैम.